हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीपीवाईजी 172 के ब्लॉक फर्स्ट यूनिट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। तो पिछले वीडियो में हमने यूनिट फर्स्ट डिस्कस किया था। आज हम लोग सेकंड यूनिट को डिस्कस करेंगे, जो कि है थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। इसमें हम लोग मेनली 5 ऐसी थ्योरीज पढ़ेंगे जिसे पढ़कर हमें एक जनरल आइडिया मिलेगा अबाउट द ओरिजिन ऑफ रिलीजन। और ये थ्योरीज हैं नेचुरलिस्टिक ओरिजिन ऑफ रिलीजन, एंथ्रोपोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड सोशियो पॉलिटिकल ओरिजिन ऑफ रिलीजन। तो इसे हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे नज़र डाल लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में मेनली हमें ये बताया गया कि किस तरह से रिलीजन और ह्यूमन कल्चर आपस में रिलेटेड है। जिस तरह से ह्यूमन कल्चर का एक वास्ट हिस्ट्री रहा है, उसी तरह रिलीजन भी एक ऐसी एंटिटी है जिसे हम लोग हिस्टोरिकली और जियोग्राफिकली दोनों तरह से ट्रेस कर सकते हैं। मतलब कोई भी रिलीजन की एक हिस्ट्री है, क्योंकि रिलीजन जो मोस्टली रिलीजन्स हैं वो कहीं ना कहीं से उनका उदय हुआ है, वो कभी ना कभी स्टार्ट हुए हैं और उनका एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल लोकेशन रहा है जहाँ से वो जिस पॉइंट से वो पूरी दुनिया में फैले हैं। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था थिंकर से कि क्या कारण रहा होगा जो कि सोसाइटी में रिलीजन नाम की चीज़ या जो रिलीजियस एलिमेंट्स है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, उन्हें आना पड़ा। मतलब रिलीजन किस कारण हमारी सोसाइटी में आया। तो इसके रिस्पॉन्स में फिलोसोफर्स ने ह्यूमन फियर को एक मेन एलिमेंट माना। उनका मानना था कि जिस धरती पे या जिस वर्ल्ड में हम लोग रह रहे हैं वो काफ़ी इनसिक्योर वर्ल्ड है। कल को हमारे साथ क्या हो जाएगा हमें नहीं पता। तो इस इनसिक्योरिटी को इस इनसिक्योर वर्ल्ड में एक सिक्योरिटी का काम करता है रिलीजन या कुछ हमारे बिलीव्स है जिसमें हम मानते हैं कि हमसे ऊपर कोई सुपर नेचुरल पावर है जिसकी अगर हम पूजा करेंगे तो वो हमें इस इनसिक्योर वर्ल्ड में सुरक्षा प्रदान करेगा। तो इस तरह की बातें की थी फिलोसोफर्स ने रिगार्डिंग द पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट में हम लोग सबसे पहली थ्योरी नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ रिलीजन के बारे में जानेंगे। हालांकि बाद में कई सारे ऐसे फिलोसोफर्स आए जिन्होंने इसमें और भी एलिमेंट्स ऐड किए, लेकिन हम लोग बेसिकली सबसे पहले फिलोसोफर जिन्होंने ये नेचुरलिस्टिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ रिलीजन दिया उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि है अर्नेस्ट हैकल। इनका नाम आप लोग याद रखना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में आपको एक्सप्लेन करने को पूछा जाता है कि सारे जो ओरिजिन ऑफ रिलीजन है उसको एक एक करके आप लोग डिफ़ाइन करें। तो उसमें आप लोग साइंटिस्ट का नेम अगर फिलोसोफर्स का नेम अगर आप याद रखोगे और उसको मेंशन करोगे तो दैट विल बी अ गुड पॉइंट। तो अर्नेस्ट हैकल के अकॉर्डिंग हमारे सोसाइटी में पहले टाइम से काफ़ी सारे एनिग्मास ऐसे थे, कोई मिस्टीरियस चीज़ें थी जिसे इंसान समझ नहीं पाता था कि उसके पीछे का कारण क्या है, इसलिए वो काफ़ी कंफ्यूज रहता था। लेकिन समय के साथ जिस तरह से साइंस में डेवलपमेंट आई और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आई, तो हमें वो सारे एनिग्मास के पीछे का कारण पता चला कि आखिरकार वो हो क्यों रहा है, जिसे पहले इंसान समझ नहीं पाता था। अब उसे साइंस के ज़रिए से लोग समझ पा रहे हैं। इस तरह की अर्नेस्ट हैकल ने बात की। और जो अर्नेस्ट हैकल है उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस संसार को एक मोनिस्टिक व्यू से देखते थे वो, जो कि ड्यूअलिज्म से काफ़ी अलग था, अपोजिट था एकदम। अब ड्यूअलिज्म क्या होता है? तो ड्यूअलिज्म एक ऐसी चीज़ है जो कि दो चीज़ों को डिफ़र करके बताता है, उसके डिफरेंसेस के बारे में बताता है कि किस तरह से वो चीज़ें अलग है। जैसे कि ड्यूअलिज्म के अंदर गॉड और नेचर को अलग अलग एंटिटी माना गया है। सिमिलरली सोल और बॉडी को भी अलग अलग माना गया है, और इसी तरह स्पिरिट और मैटर को भी अलग अलग माना गया है। लेकिन इसके अपोजिट जो मोनिस्टिक व्यू है या जो मोनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग देयर इज़ ओनली अ सिंगल सब्सटेंस एंड इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ बोथ एज मैटर एंड एनर्जी और बॉडी एंड स्पिरिट। तो इस मोनिज्म के अकॉर्डिंग एक सिंगल ही सब्सटेंस है, एनर्जी और मैटर दोनों एक दूसरे के पूरक है। मतलब एनर्जी के बिना मैटर नहीं है और मैटर के बिना एनर्जी नहीं है, इसलिए ये दोनों चीज़ें अलग ना होकर एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करती है। ये मानना था अर्नेस्ट हैकल का। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है कि देयर इज़ नो मैटर विदाउट स्पिरिट और एनर्जी एंड नो स्पिरिट विदाउट मैटर। उनका ये मानना था कि बिना एनर्जी के या बिना स्पिरिट के कोई मैटर नहीं हो सकता और बिना मैटर के कोई स्पिरिट नहीं हो सकती, दोनों एक ही है।
और उनकी इस थ्योरी से हमें ये भी पता चलता है दैट देयर कैन बी नो गॉड अपार्ट फ्रॉम द यूनिवर्स। उनके अकॉर्डिंग ये यूनिवर्स ही गॉड था, ऐसा कोई अलग से गॉड नहीं था कि जो यूनिवर्स से अलग रहता हो, और या कोई एक अलग इनविजिबल गॉड हो जो कि अलग तरीके से सोचता हो, बोलता हो, एक्ट करता हो। इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। उनके हिसाब से यूनिवर्स इटसेल्फ वाज गॉड। नेक्स्ट हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ रिलीजन के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें हम लोग मेनली 3 फिलोसफर्स की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हैं एडवर्ड बर्नेट टायलर, सेकंड है जेम्स जॉर्ज फ्रेजर, इनके बारे में हम लोग ने यूनिट फर्स्ट में भी डिस्कस किया था थोड़ा सा, और थर्ड है सैलोमन रेनिच। तो सबसे पहले हम लोग एडवर्ड टायलर की थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो एडवर्ड टायलर ने 2 बेसिक असम्पशंस दिए। उनके अकॉर्डिंग जिस तरह से नेचर एक सर्टन लॉ के तहत काम करता है, मतलब कि नेचर ऐसे रैंडमली वर्क नहीं करता, नेचर फिज़िकल लॉ के तहत काम करता है, उसी तरह हमारा ह्यूमन कल्चर भी, उसके भी कुछ सर्टन लॉज होते हैं अपने। और अगर हम उस लॉज को साइंटिफिकली पढ़ें या उस पर साइंटिफिक स्टडी करें तो हमें भी उसमें एक यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। जैसे कि हमें नेचर में देखने को मिलती है, उसी तरह हमें ह्यूमन कल्चर में भी यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, रेगुलरिटी देखने को मिलेगी। ये उनका फर्स्ट अजम्पशन था। सेकंड अजम्पशन में उन्होंने बोला है कि जिस तरह से कल्चरल डेवलपमेंट होता है ना, मतलब कि समय के साथ जैसे जैसे इंसानों का एवोल्यूशन हुआ, उसी तरह कल्चर का भी एवोल्यूशन हुआ, कल्चर भी डेवलप होते गया। और आज भी हम जिस कल्चरल स्टेज पर खड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंटल प्रोसेस में ही है अपने, आज भी वो डेवलप हो रहा है, आज भी उसका एवोल्यूशन हो रहा है। तो ये इनके 2 बेसिक अजम्पशंस थे एडवर्ड टायलर के। इसके अलावा उन्होंने फिनोमिनन ऑफ सर्वाइवल के बारे में भी बात किया। तो मैं इसको आप लोग को एक अच्छे एग्जाम्पल से समझाऊंगी, लेकिन पहले देख लेते हैं कि इसमें लिखा क्या है। ही बिलीव दैट एन आइडिया और अ कस्टम वंस इट गेट्स established tends to persist and survive to the extent that it may continue to penetrate into the later stages of cultural development despite having the tendency of losing its original meaning and significance। तो जैसे कि मान लो शुरुआत में सोसाइटी में कोई आइडिया या कोई नया बिलीफ सोसाइटी में आया, इस्टेब्लिश किया गया, तो जैसे जैसे कल्चर डेवलप करेगा ना, वो जो बेसिक आइडिया जिसे इस्टेब्लिश किया गया वो भी उस कल्चर के साथ डेवलप होते होते सर्वाइव करेगा। मतलब अगर वो डेवलप नहीं हुआ तो वो कहीं ना कहीं बीच में ही छूट जाएगा और सर्वाइव नहीं कर पाएगा। लेकिन चूँकि कल्चर डेवलप कर रहा है तो उसके साथ जो आइडिया स्टार्टिंग में हमने इस्टेब्लिश किया था वो भी डेवलप कर रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बोली गई है, डिस्पाइट हैविंग द टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस। इस डेवलपमेंटल प्रोसेस में हो सकता है कि जो वो आइडिया या जो वो पर्टिकुलर आइडिया या बिलीफ था, आगे चलते चलते मॉडिफाई होते होते जो उसका रियल मीनिंग था वो हो सकता है कि खो जाए। ठीक है, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी। ये जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो ओम का कंसेप्ट जानते हैं कि ओम की शुरुआत काफ़ी पुरानी है, हम लोग उसे ट्रेस नहीं कर सकते। तो हम इसको ओम के ज़रिए कैसे समझेंगे? हम जानते हैं कि बहुत पुराने ज़माने में जो देवनागरी लिपि हुआ करती थी, सिर्फ बाकी लैंग्वेजेस बाद में उसी से ओरिजिनेट हुए हैं। तो डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग जब नए लैंग्वेजेस आए तब भी ओम का कंसेप्ट उनमें था। मतलब लैंग्वेजेस चेंज हुई, ओम का सिंबल चेंज हुआ, लेकिन ओम का कंसेप्ट तो कहीं ना कहीं हर उस लैंग्वेज में परसिस्ट कर ही रहा है ना। तो इसका यही मतलब है कि किस तरह से हर लैंग्वेज या कल्चर के डेवलप होने पे जो हमारा इनिशियल वो था, इनिशियल एलिमेंट, वो भी किस तरह से डेवलप हुआ। हाँ, लेकिन डेवलप होके उसने सर्वाइव ज़रूर किया। तो इस तरह से ये मैंने समझाने की आपको कोशिश की। और इसमें एक स्पिरिचुअल और एनिमिज़म की बात की गई है नेक्स्ट पार्ट में, टेलर के ही अंदर, एडवर्ड टेलर की थ्योरी के ही अंदर। तो वो उन्होंने ऐसा कहा है कि प्रिमिटिवली जब इंसान ने डेथ के बारे में सोचा या स्लीप के बारे में या ड्रीम के बारे में जब और एक्सप्लोर किया, तो उन्होंने ये पाया कि जब मान लो कि किसी की डेथ हो गई होगी उनके सामने, तो उन्होंने ये नोट किया होगा कि ये हिल नहीं रहा, सांस नहीं ले रहा, कुछ बोल नहीं रहा, बस एक सामान की तरह पड़ा हुआ है। तो उन्होंने एक
इसके थ्रू उन्होंने एक स्पिरिट का कंसेप्ट दिया होगा कि हाँ ऐसी कोई चीज़ हमारे अंदर है जो कि जब इस शरीर से निकल जाएगी तो ये शरीर काम का नहीं रहेगा, तो यहाँ से स्पिरिट का कॉन्सेप्ट आया। तो एडवर्ड टेलर के अकॉर्डिंग this is how the very beginnings of religion might have originated, with the belief in such spiritual and animated beings as its minimal condition। तो उनके अकॉर्डिंग ये जो स्पिरिचुअल डेफिनेशन थी, ये जो स्पिरिट का कंसेप्ट था और एनिमिज़म का कंसेप्ट था, एनिमिज़म और स्पिरिचुअल कंसेप्ट मैंने पिछले यूनिट में डिस्कस किया है, उसके डेफिनेशन के बारे में भी बताया है। एनिमिज़म बेसिकली ये बताता है कि ये एक ऐसा बिलीफ है कि जो भी चीज़ें मूव कर रही हैं या जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है उसमें एक सोल या स्पिरिट है। बेसिकली एनिमिज़म का यही मतलब है। तो टेलर ऐसा कहते हैं, एडवर्ड टेलर ऐसा कहते हैं कि यही स्पिरिचुअल या यही जो स्पिरिट का बेसिस है और एनिमिज़म का बेसिस है, यही रिलीजन का मूलभूत कारण बना, मतलब रिलीजन के बिगनिंग का एक मूलभूत कारण बना, उनका एक बेसिस बना। फिर नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे 3 स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट बाय जेरी फ्रेजर। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है और एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, तो मैं इसको रेदर देन रीड करने के बजाय मैं आपको इसे एक फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश करती हूँ। तो इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, मैजिक, रिलीजन एंड साइंस, और आपको इसको इसी ऑर्डर में याद करना है। तो सबसे पहला एलिमेंट है मैजिक। तो इसमें शुरुआती मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, शुरुआती मेंटल स्टेज के बारे में बताया कि ह्यूमन किस तरह से पहले अपनी शक्तियों पे विश्वास करता है और वो सोचता है कि मैं नेचर को मैनिपुलेट करके जो मेरी इच्छा है वो कर लूँगा। ह्यूमन्स रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, दे थिंक दैट दे कैन मैनिपुलेट नेचर थ्रू ऑकल्ट मीन्स, बट व्हेन दे फेल दे टर्न रिलीजियस। हालांकि वो नेचर को मैनिपुलेट करने की सोचता तो है, लेकिन नेचर इतना कमज़ोर नहीं है। एक्चुअली नेचर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो नेचर से हार जाने के बाद वो मैजिक से उसका विश्वास हट जाता है। तो इसके फलस्वरूप वो क्या होता है, वो रिलीजियस हो जाता है। अब वो एक ऐसी एंटिटी पे विश्वास करता है जो कि उससे भी पावरफुल है। पहले तो उसने अपने स्ट्रेंथ पे यकीन किया, लेकिन जब वो फेल हो गया तो अपने स्ट्रेंथ के ऊपर से उसका विश्वास उठ गया। तो अब वो कहाँ जाएगा, अब वो अपने से पावरफुल चीज़ के पास ही जाएगा ना अपनी प्रॉब्लम लेके। तो इसलिए वो अब रिलीजियस हो जाता है। तो रिलीजन एलिमेंट के अंदर है दैट दे सीक द हेल्प ऑफ इनविजिबल पावर लाइक गॉड, दे वर्शिप दीज एंटिटीज़ इन होप ऑफ गेटिंग अ हेल्पिंग हैंड फ्रॉम देम। वो एक इनविजिबल पावर या एक सुपर नेचुरल पावर जैसे कि गॉड हो गए, उनके पास जाता है अपनी फरियाद लेके, या उनकी वर्शिप करता है, उनसे प्रे करता है, अपनी प्रॉब्लम उनको बताता है। कि जैसे एग्जांपल में हम ले सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि प्लीज़ भगवान एग्ज़ाम हो रहे हैं, अब आपके हाथ में ही हमारी नहीं आए, प्लीज़ हमें पास करा देना। तो कभी कभी तो भगवान सुन लेते हैं लोगों की, लेकिन अगर नहीं सुनते, ये काफ़ी केस में ऐसा भी होता है कि भगवान नहीं सुनते, तो अब आदमी रिलीजियस ना होकर अब साइंटिफिक हो जाता है। ठीक है, जब रिलीजन भी धोखा दे देती है तो अब वो साइंटिफिक हो जाता है। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है दैट दे रिलाई ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ नॉट थ्रू ऑकल्ट मीन्स एज सीन इज मैजिक बट थ्रू रेशनल एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसमें भी ये अपने स्ट्रेंथ के ऊपर ही अपने बलबूते पे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ये कुछ लॉजिक लगा के, कुछ रेशनल लॉजिक लगा के और एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये थी 3 स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग अगर ना समझ में आए तो भी इसको बार बार पढ़ना तो समझ में आ जाएगा। और नीचे मेनली यही चीज़ लिख के दी गई है, तो आप लोग इससे भी पढ़ सकते हो। फिर थर्ड हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं सैलोमन रेनेज। तो इनका मानना था, ही बिलीव दैट जस्ट लाइक इन ऑल फील्ड्स ऑफ नॉलेज, सेकुलर रीजन मस्ट एक्सरसाइज इट्स राइट टू इन्वेस्टिगेट इवन द डोमेन ऑफ रिलीजन। वो चाहते थे कि जैसे हर फील्ड को हम लोग रैशनली सोचते हैं और इसका एक परफेक्ट एनालिसिस फ्रॉम एवरी व्यू, लाइक हर सेक्युलर नॉलेज, हम हर फील्ड पे हर सेक्युलर नॉलेज लगा सकते हैं,
तो उनका मानना था कि हम रिलीजन के फील्ड में भी हर सेक्युलर नॉलेज को अप्लाई करके उसके सारे पहलुओं को देखें। अब ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि रिलीजन काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है। लाइक लोगों के फेथ और बिलीफ, उनको हम लोग इतने इजीली चैलेंज करना ठीक नहीं लगता। मतलब लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो सकती है, लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हो सकते हैं इन सब चीज़ों से। तो इसीलिए रिलीजन पे इतने जल्दी सेकुलर नॉलेज लगाना वाज नॉट अ कप ऑफ टी। क्या तो हाँ, उनका ये मानना था कि रिलीजन को भी हम लोग रिलीजन पे भी सेकुलर नॉलेज अप्लाई करके उसके सारे पहलुओं को देखें। Reinach wanted to eliminate from the domain of religion the concepts of God, spiritual beings and the finite. वो रिलीजन के फील्ड में से या जो रिलीजन के डेफिनेशन में से गॉड का कंसेप्ट या स्पिरिचुअल बीइंग या कोई हायर फॉर्म या इन्फिनाइट, इन सब का कंसेप्ट हटाना चाहते थे। These scruples, he believed, have arisen from the irrational taboos of primitive societies where they are associated with an animistic view of world. While those scruples which have proved useful continued to persist and got transformed into rational rules of conduct, those which showed no such usefulness sank into the background. अब जो प्रिमिटिव टैबूज होती थी, कई सारी इरेशनल टैबूज होती थी जिसके पीछे का कारण नहीं पता होता था कि इसकी मनाही क्यों है, इस चीज़ को मना क्यों किया गया है सोसाइटी में। तो जब आगे और खोज की गई तो ये पता चला कि जो काफ़ी सारी टैबूज हैं जो उसके पीछे एक कारण है। जैसे कि मान लो पहले ये माना जाता था कि हम, पहले भी नहीं आज भी माना जाता है कि कई सारे रिलीजन्स में माना जाता है कि एक ही फैमिली के अंदर मतलब रिलेटिव्स के बीच में शादी नहीं की जाती। तो उसका पहले कोई ख़ास कारण नहीं पता था, लेकिन आजकल अगर हम साइंटिस्ट या साइंटिफिकल थ्योरी देखें तो हमें ये पता चलता है कि अगर एक ही रिलीजन के अंदर शादी की जाए या एक ही मतलब रिलेटिव्स के बीच में शादी की जाए तो उनकी आगे आने वाली संतान को बहुत हायर चांस है कि उनको जेनेटिकल कोई पर्टिकुलर जेनेटिकल डिसऑर्डर होगा। तो एक तरह से ये टैबू अगर पहले ज़माने में ये माना जाता था कि नहीं करनी चाहिए, तो एक तरह से तो ये फ़ायदेमंद ही रहा ना। मतलब भले ही हमें उसका रीज़न नहीं पता था, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो इस पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर के जंजाल से बचाता तो था। तो इस तरह के जो यूज़फुल टैबूज थे ना, उनको बाद में एक मोरल रूल बना दिया गया। और जो टैबूज़ को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो हमें फालतू लगी, उसको हटा दिया गया। Thus, human progress, according to Reinach, has taken place through the gradual secularization of those elements which were originally enveloped in the sphere of animistic belief. This process had not only led to the transformation of taboos into moral rules, but has also led to the development of science out of magic. तो इसी तरह से जब रिलीजन में भी ग्रेजुअल सेक्युलराइजेशन हुआ ना, तो इस तरह के एलिमेंट्स हमारे पास सामने आए और जिससे काफ़ी सारे जो यूज़फुल टैबूज़ थे वो एक मोरल रूल में डेवलप हो गए, और जो यूज़फुल टैबूज़ नहीं थे वो डिस्कार्ड कर दिए गए। और हमें इससे एक चीज़ ये भी देखने को मिलता है कि किस तरह से मैजिक का डेवलपमेंट साइंस में हो गया। मतलब जिसे हम पहले मैजिक मानते थे, आज वो हम लोग उस चीज़ को साइंस के अंडर पढ़ते हैं। मतलब उसका कारण हमें पता चल गया है। तो चेक योर प्रोग्रेस में एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट अकॉर्डिंग टू जॉर्ज फ्रेजर आर द 3 स्टेजेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो ये मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया गया है, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है मैजिक, रिलीजन और साइंस में आपको आपको बता दिया है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ साइकोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ रिलीजन। इसमें हम लोग मेनली दो फिलोसोफर्स के बारे में जानेंगे, सिगमंड फ्रेड एंड जेम्स हेनरी ल्यूबा। सबसे पहले ल्यूबा के बारे में, ल्यूबा की थ्योरी पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ल्यूबा, द रीज़न फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलीजन इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ ऑफ इट्स कंसेप्शन but its biological value. He clarifies this idea with the example of the belief in a personal God. The inner experience, instead of establishing the existence of a personal God, shows how belief in such a God has arisen from the gratification it provides for affective and moral need. तो mainly उनके अकॉर्डिंग
जो रिलीजन है दैट इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, रेदर इट इज़ ऑफ बायोलॉजिकल वैल्यू। तो आगे जाके हम लोग ये समझेंगे कि किस तरह से उसका बायोलॉजिकल वैल्यू है। ल्यूबा पेड स्पेशल अटेंशन टू mystical experiences which are considered to be the pinnacle of religious experience of God, and tried to explain it in psychological and physiological terms. He compared it to the sublimation of sexual passion in the ascetical life, as well as to an altered state of consciousness induced by certain drugs. तो उनके अकॉर्डिंग एक मिस्टिकल एक्सपीरियंस की बात की गई है, ल्यूबा के द्वारा मिस्टिकल एक्सपीरियंस के बारे में बात की गई है कि रिलीजन को एक ऐसे एक्सपीरियंस से जोड़ा गया है, जैसे कि मान लो कि कोई एक मॉन्क है, ठीक है, तो उन्होंने ही कंपेयर्ड इट टू द सब्लिमेशन ऑफ सेक्सुअल पैशन इन द एस्थेटिकल लाइफ। तो जिस तरह से कोई मॉन्क की ज़िंदगी होती है, उसमें जो सेक्सुअल डिज़ायर्स को गिव अप कर दिया जाता है, तो इस चीज़ से इस कंसेप्ट से ल्यूबा ने रिलीजन को रिलेट किया है। और इसके अलावा उन्होंने रिलीजन को एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी बताया है कि किस तरह से हम कॉन्शियसनेस के एक अलग स्टेज पे पहुंच जाते हैं रिलीजन में। जैसे कि कोई ड्रग्स लेने पे हमको अलग फील होता है ना, जैसे कि यूफोर्बिया या अलग तरह की फीलिंग आती है ड्रग्स को लेके, तो उसी तरह रिलीजन में भी हमें इस तरह की मिस्टिकल एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। He also pointed out its affinity with such pathological condition as hysteria and epilepsy। जैसे कि हिस्टीरिया के अंदर हम लोग, हिस्टीरिया मतलब अनकंट्रोल्ड इमोशन, तो अनकंट्रोल्ड इमोशन से भी इन्होंने रिलीजन को रिलेट किया है। और एपिलेप्सी यानी सीजर्स, या जैसे मिर्गी का दौरा आता है ना लोगों को, तो उस चीज़ से भी ल्यूबा ने रिलेट किया है मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस को। फिर नेक्स्ट है 3 स्टेजेस ऑफ माइंड बाय सिगमंड फ्रॉइड। ये भी थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, हालांकि उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसे एक लाइन में समझा दिया गया है। तो इनके हिसाब से हमारी पर्सनालिटी के 3 रूप होते हैं, इड, ईगो और सुपर ईगो। थोड़ा सा जूम आउट कर देती हूँ। तो इड हमारा जो इड है ना, दैट इज़ अबाउट बेसिक इंस्टिंक्ट्स एंड इट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल, अ डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी ऑफ इन्फेंट्स। तो एक्चुअली जो इड है वो हमारा एकदम बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो हमारा अनकॉन्शियस लेवल पे जो हमारा माइंड काम करता है, जैसे कि, और वो एक प्लेजर सीकिंग माइंड है, मतलब उसे हमेशा प्लेजर चाहिए अपने जीवन में, हमेशा किसी फैंटेसी के बारे में सोचेगा और प्लेजर के बारे में सोचेगा। हमारा जो इड वाली पर्सनैलिटी है ना, एंड यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ रिलेटेड विथ अनकॉन्शियस माइंड। इट एक्ट्स लाइक अ हॉर्स विदाउट द कंट्रोलर। ये एक ऐसे घोड़े के समान काम करता है हमारी ये वाली पर्सनैलिटी, जिसका कोई कंट्रोल ही नहीं है, बस भागे जा रहा है, प्लेजर के पीछे भागे जा रहा है। फिर नेक्स्ट हमारा स्टेट ऑफ माइंड है ईगो। इट वर्क्स ऑन रियलिटी प्रिंसिपल एंड इट इज़ द मीडिएटर बिटवीन इड एंड सुपर ईगो। तो इड और सुपर ईगो के बीच में आने वाला जो पर्सनैलिटी है दैट इज़ ईगो, और यही हमारा जो मेन डिसीजन मेकिंग पर्सनैलिटी है ना, वो हमारा यही होता है, ईगो। इट शोज़ द कॉन्टैक्ट विथ एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ इसका कनेक्शन होता है। जैसे कि जो इड है वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है, वो हमेशा प्लेजर को ढूंढता है, लेकिन जो ईगो है उसका कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल वर्ल्ड से है, रियलिटी से है। तो ये कॉन्शियस माइंड के साथ रिलेटेड है, और ये रेशनैलिटी पे थिंक करता है, रेशनैलिटी के बेसिस पे काम करता है, जो इसको सही लगता है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल वर्ल्ड। ये इड के कुछ प्रिंसिपल्स को अपने अंदर रख लेता है, और जो चीज़ें उसको ठीक नहीं लगती इड के अंदर, उसको रिमूव कर देता है। एंड इट एक्ट्स लाइक अ हॉर्स विथ अ कंट्रोलर। ये एक ऐसे घोड़े के समान दौड़ता है जिसका एक पर्टिकुलर कंट्रोलर है, वो कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट कम्स सुपर ईगो एंड इट वर्क्स ऑन moral principle. It includes the value and morals of a society and it is related with subconscious mind. तो सुपर ईगो मेनली मोरालिटी पे बेस्ड है, जो चीज़ हमें, जैसे कि हमें यह पर्टिकुलर चीज़ नहीं करनी है तो नहीं करनी है, ये दिस पर्सनैलिटी कम्स अंडर सुपर ईगो।
कि जो चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं या जो चीज़ें मोरली इनकरेक्ट है वो हमें नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी सुपर ईगो के अंडर आती है। एंड इट एक्ट्स लाइक अ हॉर्स स्ट्रिक्टली बाउंडेड विद इन अ बाउंड्री। ये एक ऐसे घोड़े के समान है जो कि एक बाउंड्री के तहत स्ट्रिक्टली बंधा हुआ है, मतलब वो उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। मान लो कि आपकी जो इड पर्सनैलिटी है वो क्योंकि प्लेजर सीकिंग है, प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करती है, तो उसको प्लेजर लेने का मन किया और उस पर्सनैलिटी ने डिसाइड किया, ये तीनों पर्सनैलिटी आपके अंदर ही है, तो आपकी जो इड पर्सनैलिटी है उसने डिसाइड किया कि चलो आज पब में जाते हैं और मज़े करते हैं। तो एट द सेम टाइम जो आपकी सुपर ईगो वाली पर्सनैलिटी होगी, क्योंकि वो मोरल प्रिंसिपल पे काम करती है, तो वो बोलेगी कि नहीं, ये मोरली ठीक नहीं है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, मतलब ये चीज़ मोरली टोटली मोरली इनकरेक्ट है, तो ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए। लेकिन जो आपकी ईगो पर्सनैलिटी है ना, वो एक बीच का रास्ता निकालेगी, वो इड को भी सेटिस्फाई करेगी और सुपर ईगो को भी सेटिस्फाई करेगी। इसको प्लेजर भी चाहिए और इसको मोरल प्रिंसिपल में भी काम करना है, क्योंकि रियलिटी तो ऐसी है ना कि प्लेजर भी चाहिए और मोरालिटी या मोरल इंटीग्रिटी भी बनी रहे। तो जो ईगो है वो एक बीच का रास्ता ढूंढेगी, वो बोलेगी नहीं नहीं, पब तो नहीं जाएंगे लेकिन प्लेजर तो चाहिए, तो वो बोलेगा कि इसकी जगह हम लोग रेस्टोरेंट ही चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो इस तरह से इट भी सेटिस्फाई हो गया कि हाँ चलो रेस्टोरेंट जाके भी कुछ ना कुछ प्लेजर मिलेगा ही, और सुपर ईगो भी सेटिस्फाई हो गया कि चलो ठीक है, कम से कम ये मोरली इनकरेक्ट तो नहीं है। तो ये जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो सिगमंड फ्रॉइड के अकॉर्डिंग हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ साइको एनालिसिस, he regarded religious belief as illusion and fulfillment of oldest, strongest and most insist wishes of mankind। उनके अकॉर्डिंग जो रिलीजन है ना, वो एक काफ़ी मतलब एक पुरानी इच्छा है, उस पुरानी इच्छा की पूर्ति करना ही रिलीजन के अंडर आता है। He considered religion as a mental defense against some of the most threatening aspects of nature like earthquake, फ्लड स्टॉर्म, डिजीज़ एंड इनएविटेबलनेस ऑफ डेथ। तो ये जो सारी अनसर्टेनिटीज़ हैं और ये जो सारी थ्रेटनिंग चीज़ें हैं जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड स्टॉर्म, डिजीज़, तो इन सब के अकॉर्डिंग रिलीजन एक मेंटल डिफेंस का काम करती है। मतलब हम एटलीस्ट हमें ऐसी कोई चीज़ तो मिलती है ना कि हम ऐसी कोई एलिमेंट मिलता है कि जिससे हम लोग प्रे कर सकें और हमें एक होप बनी रहती है अंदर कि हाँ हम इन सारी चीज़ों से सेफ रह सकते हैं। तो रिलीजन इस तरह से एक मेंटल डिफेंस का काम करता है। तो नेक्स्ट पार्ट में इड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया है तो वो लिखा है इधर, तो आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट में लिखा है फ्रूड थिंक्स दैट रिलीजन इज द यूनिवर्सल ऑब्सेशनल न्यूरोसिस ऑफ ह्यूमैनिटी विच मे बी लेफ्ट बिहाइंड व्हेन ह्यूमंस लर्न टू face the world relying no longer upon illusion but upon scientifically authenticated knowledge। तो न्यूरोसिस मेनली एक न्यूरल डिजीज़ की तरह माना गया है। तो यहाँ पे फ्रूड ने रिलीजन को एक न्यूरल डिजीज़ की तरह माना है। एक न्यूरल डिजीज़ मतलब एक मानसिक रोग, एक मेंटल डिजीज़, उससे कंपेयर करके फ्रूड ने यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे नेक्स्ट ओडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रूड ने एक टर्म दिया ओडिपस कॉम्प्लेक्स। तो आपने ओडिपस रेक्स की स्टोरी प्रोबेबली BAGC 102 में पढ़ा होगा, यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर में। अगर आप BA इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो और फर्स्ट ईयर में हो तो आपने प्रोबेबली ओडिपस रेक्स की कहानी सुनी होगी, लेकिन अगर नहीं भी सुनी होगी तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि उसमें जो मेन हीरो ओडिपस होता है ना, वो बचपन में अपने माता पिता से अलग हो जाता है और जब वो बड़ा होता है उसे नहीं पता होता कि उसके माता पिता ज़िंदा भी हैं या कौन है। तो जब वो बड़ा होता है तो वो अपने फादर का मर्डर कर देता है और अपनी ही माँ से शादी कर लेता है। तो ओडिपस कॉम्प्लेक्स में फ्रूड ने एक एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरह से बचपन में स्पेशली जो मेल चाइल्ड है उसे अपनी माँ के प्रति एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन होता है। लाइक 3 से 5 ईयर्स की एज में एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन होता है
क्योंकि ये काफ़ी बेसिक सी चीज़ है और ये एक नेचुरल चीज़ है। तो ये एक्सप्लेन किया है ओडिपस कॉम्प्लेक्स में। और ये इसका नाम ओडिपस क्यों दिया गया, क्योंकि उसने अपनी माँ से शादी कर ली थी। तो ऐसा ही कुछ चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत भी देखा जाता है कि किस तरह से बच्चे को अपनी माँ से जब इनिशियली एक जुड़ाव होता है और किस तरह से स्पेसिफिकली वो अपने फादर से इस चीज़ को लेके जलन करता है। तो इसमें एक स्टोरी बताई गई है। ही बिलीव्स दैट इन प्रिमिटिव टाइम्स ह्यूमन बींग्स लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, ईच under the domination of a father who possessed all the female. The sons were driven out or killed as they induced the father's jealousy. But they grouped together and killed the father and partook of his flesh so as to share his power. तो सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंग प्रिमिटिव टाइम में क्या होता था कि जो फादर होते थे ना, उनके पास वो एक बॉस होते थे, तो उन्हीं के पास सभी फीमेल्स का पोजेशन होता था, यानी वो सभी फीमेल्स के मालिक होते थे और उनके साथ उनका फिज़िकल रिलेशन था। तो जो उनके सन होते थे ना, तो वो क्या करते थे कि क्या, एक बार की स्टोरी बता रहे कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने फादर को मार दिया, उनका मर्डर कर दिया ताकि वो उनकी जगह ले सके। दिस वॉज द प्राइमल क्राइम, द पैरासाइट दैट हैज सेट अप टेंशंस विद इन द ह्यूमन साइक, out of which developed moral inhibitions, totemism and other phenomena of religion. Parasite मतलब killing of parent। तो ये एक प्राइमल क्राइम था, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट क्राइम था, जिसको करने के बाद प्रोबेबली लोगों को एक गिल्ट फील हुआ। Having slain their father, the brothers were struck in remorse, at least of a prudential kind। तो जब उन्होंने अपने फादर को मार दिया या उनका मर्डर कर दिया, तो उनको एक अंदर से ही एक गिल्ट की फीलिंग आई। उनको मतलब ये जो गिल्ट की फीलिंग है ये अंदर से ही आई। तो यही जो साइकोलॉजिकल चीज़ है, ये एक साइकोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स दिया गया इस डीड का, कि अपने फादर की किलिंग के बाद उनको एक गिल्ट का महसूस हुआ। तो इस तरह से शायद जो टैबूज़ है उन सब का डेवलपमेंट हुआ। लाइक मोरल इनहिबिशंस में हमारे जो टैबूज़ आ जाते हैं या जो चीज़ें प्रोहिबिट कर दी जाती हैं, तो हो सकता है कि इसी के कारण, इस गिल्ट के कारण सोसाइटी में एक टैबू आया होगा, या इस तरह की मान्यता रखी गई होगी कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, या हमें जो इंसेस्ट मतलब कि अपने रिलेटिव्स के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि मेन कारण तो यही था कि वो अपने फादर से इसलिए जलते थे, इसलिए जलन करते थे क्योंकि उनके फादर बॉस थे और सारी फीमेल्स का पोजीशन उनके पास था, मतलब सारी फीमेल्स के वो मालिक थे। तो जो फीमेल्स के साथ इंट्रैक्शन होता था उनके जो बेटों का, ये क्योंकि पहले की बात है, तो आप लोग इसको आज के कंटेक्स्ट में लेकर मत सोचिए। तो जो बेटे होते थे उन्हें इस बात से जलन होती थी, क्योंकि वो भी फिज़िकल रिलेशन बनाना चाहते थे अपनी सो कॉल्ड मदर के साथ। तो मेनली ये इंसेस्ट जो चीज़ थी ना, अपने रिलेटिव्स के साथ फिज़िकल रिलेशन बनाना, तो यही मेन कारण उन्हें दिखा कि मैंने अपने फादर को क्यों मारा, हमने अपने फादर को क्यों मारा, इसी एक ग्रीड के कारण। तो इस तरह से एक ये जो इंसेस्ट है ना, ये भी आगे जाके एक टैबू बन गया, इस चीज़ पर भी मनाही होगी, प्रोहिबिशन हो गया इस चीज़ का। Religion is thus the turn of the repressed. The idea of God is therefore a magnified version of image of ह्यूमन फादर। तो ये जो ह्यूमन फादर का, या जो ये फादर फिगर जो बनाई गई है, क्योंकि जब उन्होंने अपने फादर को मारा और उनके अंदर एक गिल्ट हुआ, तो ये भी एक नॉर्म आया सोसाइटी में कि हमें अपने जो फादर हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको एक गॉड लाइक फिगर दी गई, भगवान को। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फादर इनटू गॉड टेक्स प्लेस बोथ इन द हिस्ट्री ऑफ द रेस एंड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल। तो इस तरह से फादर को एक गॉड का फिगर दिया गया। What Freud wished to emphasize upon through this explanation was that a religious belief is determined by the psychological history of a person who holds it, and that such a belief is essentially infantile and neurotic। तो इस तरह से उन्होंने इस बिलीफ को साइकोलॉजी से या एक साइकोलॉजिकल हिस्ट्री से रिलेट करके बताया है फ्रीड ने।
नेक्स्ट है हमारा सोशल ओरिजिन ऑफ रिलीजन। इसके जो मेन सोशियोलॉजिस्ट की थ्योरी बताई गई है वो है हमारे एमाइल दुर्खेम। इन्होंने एक सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म का डेफिनेशन दिया है, जिसमें जो हमारा सोसाइटी है दैट ऑक्यूपाइज सेंटर पोजीशन, सोसाइटी को इस थ्योरी का सेंटर माना गया है, एंड फंक्शंस एज द की फॉर अंडरस्टैंडिंग सेवरल अदर फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स। इस जो पर्टिकुलर सोसाइटी को, क्योंकि एक सोशल ये एक सोशियोलॉजिकल कनेक्शन दिखाएगा रिलीजन के साथ, तो इसमें सोसाइटी को मेन सेंटर माना गया है इस थ्योरी में, और इसी सोसाइटी के बेस पे हम बाकी सारे फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं पॉजिटिविज्म का कुछ डेफिनेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। So positivism is a sociological approach that states human behavior and society should be studied using scientific methodology. तो पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको हमें साइंटिफिक स्टडी से एक्सप्लोर करना चाहिए, उसको साइंटिफिकली स्टडी करनी चाहिए हमें ह्यूमन बिहेवियर को। एंड इट बिलीव्स दैट ह्यूमन बिहेवियर इज़ बेस्ड ऑन सोशल नॉर्म्स एंड सोसाइटी शेप एज सोसाइटी शेप इंडिविजुअल। इसमें हमें ये माना जाता है कि जो हमारा ह्यूमन बिहेवियर है वो साइकोलॉजी से ज़्यादा हमारी सोसाइटी पे बिलीव करती है। जैसे कि मान लो आजकल हम क्या देखते हैं कि जो भी चीज़ें ट्रेंड में चलती हैं वही चीज़ें लोग पहनते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी में जो चीज़ें हो रही है उससे हर एक इंडिविजुअल प्रभावित है। तो इसमें यही बताया गया है कि किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर इज़ कंट्रोल्ड थ्रू social norms, and it aims to discover the law that govern human behavior। तो जो पॉजिटिविज्म है उसका एम क्या है कि वो ह्यूमन बिहेवियर के लॉज के बारे में जाने की, क्या वो लॉज हैं जिसके कारण ह्यूमन पर्टिकुलरली इस तरह से बिहेव करता है। और इसके रिसर्च में क्वांटिटेटिव मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं, और सर्वेज और अदर तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके हम इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं या इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दुर्खाइम के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, एमाइल दुर्खाइम की थ्योरी पढ़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिम द कैरेक्टर ऑफ प्रिमिटिव रिलीजन इज़ बेस्ट सीन नॉट इन एनिमिज्म बट टोटमिज्म। उनके अकॉर्डिंग जो प्रिमिटिव रिलीजन है ना वो एनिमिज्म पे बेस्ड ना होकर टोटमिज्म पे ज़्यादा बेस्ड है। हमने टोटमिज्म और एनिमिज्म दोनों का डेफिनेशन पढ़ा था पिछले यूनिट में। एनिमिज्म मैंने पहले भी बताया था अभी कुछ देर पहले, तो टोटमिज्म मैं बता देती हूँ। टोटमिज्म एक्चुअली क्या है कि जो पिछले जो प्रिमिटिव रिलीजन है उसमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर क्लैन होती थी और उनके एक स्पेशल गॉड होते थे, जो कि कुछ भी हो सकता है, कोई भी स्पेशल सिंबल होता था, जैसे कि वो कोई प्लांट हो सकता था या कोई एक अलग एनिमल स्पीशी हो सकती थी, या वो कोई भी चीज़ होती थी जिसको एक सेक्रेड माना जाता था और उसकी पूजा की जाती थी बाय अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्लैन। ठीक है, तो इसको टोटेमिज्म के अंदर लिया जाता है। तो दुर्खाइम बोलते हैं कि जो प्रिमिटिव रिलीजन है वो एनिमिज्म पे बेस्ड ना होकर टोटेमिज्म पे बेस्ड है, which he considered as the more fundamental and primitive form of religion. The totem stands in a peculiar relationship to a particular group, social group, normally a tribe or clan. तो ये बात मैंने आपको explain की। The totem is for this group the type of the sacred and the basis for the distinction of sacred and profane। जो इसमें टोटम है वो एक डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करती है कि what is sacred and what is not sacred। profane मतलब what is not sacred। Religion serves the need of the society। इससे पहले ये लिखा है कि taking totemism as a type of religion, Durkheim concludes that religion is to be understood as a social phenomenon। तो दुर्खाइम के अकॉर्डिंग रिलीजन को हम लोग एक टोटली सोशल फिनोमिनन भी मान सकते हैं, कि सोसाइटी में होने वाली एक घटना है रिलीजन, एक सोशल घटना है रिलीजन। सो रिलीजन सर्व्स द नीड ऑफ सोसाइटी इन विच इट इज़ प्रैक्टिस्ड एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स कल्ट कंसील अंडर द फिगर ऑफ इट पर्टिकुलर मिथोलॉजी इज़ द सोसाइटी इट्सेल्फ। तो किस तरह से वो सोसाइटी से रिलीजन को रिलेट करके बता रहे हैं उसके बारे में बताया है यहाँ पे। So religion and society are so closely interwoven for Durkheim that religion is regarded as the matrix out of which other human activities including science appear to have
रोन। तो दुर्खाइम के अकॉर्डिंग सोसाइटी और रिलीजन आपस में इतनी इस तरह से गुथे हुए हैं कि हमें ऐसा लगता है कि सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं रिलीजन से ही आई है, रिलीजन से ही निकल के आई हैं। तो इनमें इतना ही एक्सप्लेन किया है। और क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन द सोशियोलॉजिकल पॉजिटिविज्म ऑफ इमाइल दुर्खाइम। नेक्स्ट है सोशियो पॉलिटिकल ओरिजिन ऑफ रिलीजन, ये प्रोबेबली लास्ट है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई और मेरी मेमोरी शायद भर गई है, तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करके एक सेकेंड पार्ट में इस यूनिट को कंप्लीट कर दूंगी। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी अपलोड करती हूँ।